हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। प्रेसिडेंट और गवर्नर के चैप्टर की डिस्कशन को हम लोग कवर करते हैं और प्रेसिडेंट की काफ़ी सारी पावर्स हम लोगों ने डिस्कस करी, उनकी वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पावर है मेंस के पर्सपेक्टिव से। हमने एक एक चीज़ें जान ली प्रेसिडेंट के कंटेक्स के अंदर और उसको गवर्नर से भी लिंक करा हमने। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में। पार्डन करना बेसिकली क्या होता है कि माफ़ी देना किसी को किसी चीज़ के लिए। और किस चीज़ के लिए? बेसिकली माफ़ी तो हमेशा तभी हो सकती है किसी की जीवन के अंदर कि अगर आप माफ़ी सीख कर रहे हो या किसी को माफ़ी दे रहे हो, आपसे कोई गुनाह हो गया हो या सामने वाले से कोई गुनाह हो गया हो, है ना। तो देखते हैं किससे गुनाह हो जाता है और प्रेसिडेंट के पास ये माफ़ी देने की शक्ति जो है, पावर जो है, ये कहाँ से डिराइव होती है। माफ़ी देने की जो शक्ति है राष्ट्रपति को हमारा संविधान 70 आर्टिकल जो है संविधान का 72 ये देता है 72। ठीक है, आर्टिकल 72 हमारे संविधान का प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है, उनको ये शक्तियाँ मिलती हैं इस आर्टिकल से। मैं स्पेशली वर्ड ये शक्तियाँ इसलिए बोल रहा हूँ यार, आप सोच के देखो ज़रा कि जो देश में हमारे कोई भी गुनाह करते हैं और उसको माफ़ी देने का प्रावधान ये जुडिशरी के पास होता है ना। यानी कि वो दूर दूर तक वर्ड अर्पित एग्जीक्यूटिव के साथ तो एसोसिएटेड है ही नहीं, रिलेटेड है ही नहीं। और प्रेसिडेंट श्रेया एग्जीक्यूटिव है। तो मयूर, एक प्रकार से मैं इस पावर को शक्ति ही बोलूँगा इनकी, है ना, कि काफ़ी यूनिक शक्ति है। दैट ही इज एम्पावर्ड अंडर ही और शी इज एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि श्रेया शैली ये पार्डन जो है ये ग्रांट कर सकते हैं टू सच पर्सन्स हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। मतलब कुल मिलाकर उनको जेल की सज़ा हो चुकी है या होने वाली है, उसके केस के अंदर उनसे कोई संगीन संगीन जुर्म हो गया है, कोई भी ऑफेंस उन्होंने कमिट कर दिया है। उन सारे केसेस के अंदर इसके 3 केसेस बनते हैं जहाँ पर जो पनिशमेंट या सेंटेंस जो है, पर्सन को जो सज़ा दी गई है, जो गुनहगार है, इट इज़ फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ। याद रखना श्रेया, स्टेट लॉ के अगेंस्ट ये पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। ठीक है, यूनियन लॉ। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट कौन से एग्जीक्यूटिव है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। मैंने अभी तक ये चैप्टर जितना शैली लिंक करके पढ़ाया है, कहानी क्लियर हुई है ना। ऐसा तो नहीं कि 3 चैप्टर्स को मैंने अपने हिसाब से तो अच्छे से मर्ज कर दिया अच्छे पर्पस के लिए, आप लोगों को कोई तालमेल समझ में ही ना आया और आप हाँ में से हाँ में लाए जा रहे हो मेरी बातों में। ऐसा तो नहीं है ना श्रेया? चलो ठीक है। उसके बाद जहाँ पर एक ऐसा केस बने, पनिशमेंट या सेंटेंस जो है इट इज़ बाय कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट। मैंने बताया था आपको ये वाली चीज़ पहले भी कि जो आर्म फोर्सेस होती है उनका स्पेशल कोर्ट होता है और वहाँ पर उनके ऑफिसर को ट्राई करा जाता है, सज़ा दी जाती है, सुनाई जाती है, गुनहगार साबित करा जाता है, उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं, मिलिट्री कोर्ट होते हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट ने अपने आर्म्ड ऑफिसर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या जिस भी आर्म फोर्सेस के अंदर ये मिलिट्री कोर्ट का प्रावधान है, अगर वहाँ पर उनका कोर्ट मार्शल हुआ है, कोई पनिशमेंट दी गई है, कोई सेंटेंस सुनाया गया है, पोस्ट से हटाने की उनको बात चल रही है, जेल की बात चल रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट उनकी सज़ा को कम करना या उनको पूरा बाइज्जत बरी करना, इसकी पावर रखते हैं। वो अभी हम देखेंगे और डिटेल में ये सब कैसे होता है। और सबसे तगड़ी बात, अगर देश में किसी को भी किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई सा भी, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी को अगर फांसी की सज़ा सुना दी गई है तब ये चीज़ हो सकती है। मैं फांसी वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? हमारे देश में डेथ सेंटेंस किस फॉर्म में होता है? गरम गरम तेल में श्रेया उसको डाला जाता है, उसके ऊपर एसिड बिछाया जाता है, कील की सहियों पे सुलाया जाता है, उसे कोबरा से कटवाया जाता है ना। नहीं नहीं, डेथ सेंटेंस कह रहा हूँ, लाइफ इम्प्रिजमेंट कहाँ से हो गया डेथ सेंटेंस? मौत की सज़ा हमारे देश में कैसे होती है? जो मैं आपको जो सज़ाएं सुना रहा हूँ ये कैसे, भैंसों से कुचलवाया जाता है, क्या करवाया जाता है? फांसी। गिलोटीन का प्रावधान है हमारे देश में, गर्दन कटवा देना। ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना। अच्छा, ये जो फांसी जो दी जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे डेथ सेंटेंस तो ठीक है, हाँ वो एक और टर्म होता है इसके लिए, बताओ।
बोलो, पता करके बताना मुझे ज़रा, ये आपका होमवर्क है इस क्लास के बाद, ठीक है। फांसी की सज़ा को, हैंगिंग तो ठीक है वो तो, लेकिन एक टर्म का यूज़ करा जाता है हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, सॉरी, वैसे ही नॉर्मल तरीके से यूज़ करा जाता है उसका। आप एक बारी पता करके बताना, वो टर्म है, वो ठीक है, वो ठीक है। एक और है, एक और टर्म है, बिल्कुल ठीक है, हैंगिंग अंटिल टिल डेथ, ये बिल्कुल ठीक टर्म है, आप लोग कोई भी गलत नहीं बोल रहे हो। लेकिन इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक और चीज़ होती है, चलो मैं बता देता हूँ। हैव यू हर्ड द टर्म कैपिटल पनिशमेंट? ठीक है, ये भी इसी के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अब देखो, जो प्रेसिडेंट की जो माफ करने की जो पावर है ना अर्पित, या पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जुडिशरी से इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको शुरू में ही बताया ना अभी मयूर के, यूनियन एग्जीक्यूटिव का, यूनियन छोड़ो, एग्जीक्यूटिव वर्ड का तो कुछ लेना देना है ही नहीं ना जैद जुडिशरी के साथ, है ना। जुडिशरी ही कर सकता है हमारे देश में तो ये वाला काम, किसी को माफी देना, सजा कम करना, बाइज्जत बरी करना, है ना श्रेया, कि पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम, एमपी ये सब करते फिरेंगे? बताओ, बिल्कुल नहीं। तो ये इनकी पावर जो है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी। जैसे हमने देखा था ना श्रेया, उस केस के अंदर इनकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, है ना। बट प्रेसिडेंट वाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। ऐसा नहीं है कि ये वकालतनामा करने बैठ जाते हैं, इनके पास कोई खुद का चेम्बर है, कटघरे में खड़ा करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों की बातें सुनेंगे, ऐसा नहीं है। अपना नॉर्मल एग्जीक्यूटिव की तरह फंक्शन ये करते रहते हैं। और उसी के साथ अगर इनके कार्यकाल के दौरान ऐसा कोई केस आता है जहां पर किसी को पनिशमेंट या सेंटेंस सुनाया गया है फॉर अ ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट अ यूनियन लॉ, फॉर एनीथिंग डन बाय अ कोर्ट मार्शल, या फिर डेथ सेंटेंस, तो ये वहाँ पर बेसिकली उसको पार्डन कर सकते हैं, ठीक है, उस पर्सन को, उसकी सज़ा को। ये जो संविधान निर्माताओं ने ये जो चीज़ सोची कि हमें प्रेसिडेंट को इस पावर से ये जो पावर है इसकी हार की माला पहनानी है, ये हार पहनाना है, तो ये बेसिकली एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ है। तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्फरिंग दिस पावर ऑन द प्रेसिडेंट, इसके दो मकसद हैं। नंबर वन, टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर्स इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ। जुडिशरी से भी तो कोई गलती हो सकती है। जुडिशरी को चलाने के लिए अंदर कौन बैठा हुआ है जुडिशरी के? इंसान, श्रेया, इंसान। इंसान किसका पुतला होता है? गलतियों का, ठीक है, सब बोल पड़े भाई, सब गिल्टी हो गया। तो तो कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर, जुडिशरी से भी अगर कोई गलती हो जाए तो ऐसा ना हो, देखो आप कहोगे जुडिशरी से कोई गलती हो जाए तो क्या हो गया? अरे अल्टीमेटली सफ़र कौन करेगा, एक बार बताओ। आपको पता है ना, रियल लाइफ के अंदर अर्पित, जजेस जो होते हैं वो मूडी होते हैं, थोड़े से सनकी होते हैं, बहुत सारे उनके डिसीजन मूड बेस्ड आते हैं। तभी तो पर्सन जो है वो सुनवाई पे सुनवाई और तारीख पे तारीख जो है वो करता रहता है ना। आपको इंसाफ जो है हो सकता है कि वो मिल जाए, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आप सोचो कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो एक ही तारीख के अंदर हमारा फैसला हो जाएगा। आपको सालों लग सकते हैं, बरसों लग सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आप शमशान घाट पहुंच जाओ उसके बाद डिसीजन आए, ठीक है। तो टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर्स इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ, एंड पर्सन को रिलीफ देना फ्रॉम अ सेंटेंस, ठीक है, जब राष्ट्रपति जी को ऐसा लगे कि ये हद से ज़्यादा जुडिशरी ने हार्श पेनल्टी दी है, हार्श पनिशमेंट दी है, इतना भी ज़्यादा जाती करना ठीक नहीं है पर्सन के खिलाफ। अब प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर होती है ना, हम इसको मयूर वन गो में बोल तो दे रहे हैं हरनीत के पार्डन करना, माफ़ी देना, माफ़ी देना। श्रेया, माफ़ी देने के भी कई प्रकार होते हैं। आप खुद सोच के देखो, आपका किसी ने दिल दुखा दिया श्रेया, हो सकता है कि आप 1 घंटे के लिए रूठे हो, 2 बार वो पर्सन आपको कॉल करे तो 2 बार आप कॉल काट दो, तीसरी बार में आप उठा लो, मैसेज के अंदर ब्लू टिक लगा लगा के छोड़ दो। ये भी हो सकता है कि वो आपको कहीं मिले और आप ज़्यादा गुस्सा हो तो शक्ल मोड़ लो, या फिर
एसिड से नहला दो, पत्थर उठा के मारने लगो, गाली गलौज कर दो, मिडिल फिंगर सल्यूट दिखा दो, आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, सामने वाले को जान से मारने के लिए भागो। हमारा जो गुस्सा होता है या फिर माफ़ी देना, किसके लिए, किसको ज़िंदगी में हम कितना कम टाइम में माफ़ करेंगे, करेंगे भी कि नहीं करेंगे, या देखते ही माफ़ी तो छोड़ो शमशान घाटी पहुंचा देना है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि किसने हमें जीवन में किस परिस्थिति में पहुंचाया है। वो टेम्पररी है, वो आपसे कोई हार्श बोला, रूड बोला, आपसे हार्श बोला भी तो क्या आपको सही रास्ता दिखाने के लिए बोला, आपके जीवन को तबाह करके रख दिया। सिमिलरली प्रेसिडेंट ना केस बाय केस देखते हैं, और माफ़ी देने के भी इनके बहुत अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे आप जिंदगी में किसी को अलग अलग सरकमस्टांसेस, अलग अलग चेहरों के हिसाब से माफ़ करते हो ना सबको, ऐसी राष्ट्रपति भी सिचुएशन बाय सिचुएशन माफ़ करते हैं सबको। तो इनकी पार्डनिंग पावर एक नहीं है, अनेक है, उसके प्रकार हैं, सरकमस्टांस टू सरकमस्टांस, सिचुएशन टू सिचुएशन, इट वेरीज। पहले मुझे बताओ, ये इंट्रोडक्शन समझ में आया पहले कि पार्डनिंग पावर कोई एक पावर नहीं है, इट इज अ अम्ब्रेला टर्म मयूर, ठीक है, इसके अंतर्गत और पावर होगी। अब ये जो पार्डनिंग पावर श्रेया वर्ड है ना, ये हरनीत, एक तो इसी से डिराइव हो जाती है, एक माफी देने का प्रावधान, नाम है उसका पार्डन। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको हेडिंग्स दिखा देता हूं। पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट एंड रिप्रीव, ठीक है। इन पांचों शब्द के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बिकॉज शैली आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ें ईपीएफओ, एपीएफसी और एमपीपीएससी वगैरह जैसे पेपर में ये आ सकता है, आया भी हुआ है और आ भी सकता है फिर से बार बार, ठीक है। पार्डन, पार्डन में क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट इस पावर को यूज करे तो इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड इट कंप्लीटली एब्सॉल्व्स द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। कुल मिलाकर इसको अगर मैं एक शब्द के अंदर वाइंड अप करूं इन सारे टर्म्स को, person is 100% free like a bird of open sky। डज इट मेक सेंस मयूर, समझ में आया ये इससे जो मैंने लाइन लिखी, 100% फ्री लाइक अ बर्ड ऑफ ओपन स्काई। मैं चाहता तो चिड़िया लिख सकता था पिंजड़े की भी, है ना। 100% फ्री, एक तो वर्ड मेरा ध्यान दो 100%, और ओपन स्काई, खुली तरीके से पर्सन जो है हर चीज़ से मुक्त हो चुका है। राष्ट्रपति ने उसको हर चीज़ से आज़ाद कर दिया है। जो भी उसके खिलाफ सेंटेंसेस चल रहे थे, चार्जेस चल रहे थे, कंप्लीट तरीके से उन सारे चार्जेस को हटा दिया गया है। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की आप लोगों ने मूवी देखी है क्या, डॉन 2? मैं 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉन 2 का नाम ले रहा हूँ मैं। देखिए, वो इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स के नीचे जाकर खुद सरेंडर कर देता है, शुरू का उसका सीन है ना। और कहता है, मिस्टर मलिक, अगर आप ये मेरी सारी डिटेल्स चाहते हैं कि मेरे पार्टनर्स कहाँ हैं, मैंने आज तक जो भी चोरियाँ करी हैं उनका पैसा कहाँ रखा हुआ है, सारे मुल्कों के सारे पुलिस वालों से बात करो, मेरे खिलाफ जो भी चार्जेस लगे उन सबको हटा दो, मैं आज़ाद पंछी की तरह घूमना चाहता हूँ, बोलता है ना। तो कहता है कि मिस्टर मलिक जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ तो केसेस पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में चल रहे हैं, कहाँ कहाँ की पुलिस से मैं बात करूँगा। तो शाहरुख खान कहता है, आज ये सुनकर मेरी माँ कितना खुश होती। यही है पार्डन, ठीक है। कि राष्ट्रपति, मतलब ये तो मैं एक केस बता रहा हूँ, वो तो एक डिमांड कर रहा था, ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान को मिल गया था, ये जो भी है, आप मूवी छोड़ो वापस यहाँ पर आओ। पार्डनिंग पावर के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो भी उसको जेल सेंटेंस थी, डेथ सेंटेंस थी, पनिशमेंट थी, 4 दिन और सज़ा काटनी थी, सारी जितना फीस फाइन पेनल्टी भरनी थी, सब चीज़ों से वो पर्सन फ्री हो चुका है। सारे सेंटेंसेस, सारी पनिशमेंट एंड हर प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा, एक वर्ड पे मैं फोकस करवा देता हूँ पहले, डिस्क्वालिफिकेशन। कभी कभार ऐसा होता है कि आप अगर एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए जेल गए हो ना, तो वो आप उस फील्ड से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकते। एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी का मेडिकल का पेपर लिखने बैठ गए, यूपीएससी का पेपर लिखने बैठ गए, उस फर्जीवाड़े केस के अंदर आपके ऊपर 420 भी ना बहुत प्रकार की लगती है लोगों के ऊपर। लोग सिर्फ सोचते हैं कि 420 एक ही तरीके से बेईमानी करना, चोरी चकारी करना होता है। 420 के भी
420 जो लगती है किसी पर्सन के ऊपर, 7.5 साल की सज़ा समथिंग होती है। तो वो भी ना बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। तो मान लो कि अगर आप ऐसे किसी फर्जीवाड़े के अंदर पकड़े गए जिसमें आप किसी का पेपर लिख रहे थे या चीटिंग कर रहे थे, तो आपके ऊपर कभी कभार जेल भेजते हुए ये भी आपके करियर के ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि आप फिर उसके बाद कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ऐसे कभी भी कहीं नहीं बैठ सकते। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इस चीज़ से आपको फ्री कर सकते हैं। आप समझ गए डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब, जहां जहां से आप डिस्क्वालीफाई हो गए थे। आगे पार्डन समझ में आया? पहले बताओ किसी को भी एक भी अंग्रेजी शब्द के अंदर कोई डाउट यहां पर? और एब्सॉल्व का मतलब एक और बता देता हूं, कंप्लीटली फ्रीज अ पर्सन, आजाद कर दिया। फ्रीज जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रीज, ठीक है, आजाद कर दिया उसको, पर्सन को। कम्यूटेशन, इट डिनोट्स, समझना इसको ध्यान से, सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लेटर फॉर्म। पर्सन को मिली हुई थी 7 साल की सजा, कम्यूटेशन पावर का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट ने उसको कर दिया 3.5 साल। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। 14 दिन की सजा को 2 घंटे के अंदर बदल देना। मैंने क्या बोला, वो डिपेंड करता है केस बाय केस या कुछ भी करके, ठीक है। इट डिनोट सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लेटर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मौत की सजा अगर किसी को सुनाई गई है, प्रेसिडेंट अपनी कम्यूटेशन पावर का इस्तेमाल करके ये बोल सकते हैं कि इसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दो 20 साल की, 25 साल की, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, वो कम्यूट कर रहे हैं कि एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं। आप कहोगे सिंपल कैसे, 25 साल की सजा क्या काम होती है? भाई मौत से तो अच्छी है ना, मौत से तो अच्छी है, ठीक है। एंड कोई बात नहीं श्रेया, 15 साल के लिए अगर ऐसा 25 साल की सजा हुई है ना शैली, 15 साल के अंदर अच्छा कैदी बन के रहकर ट्रस्ट जीत लो, बाद में पैरोल पे बाहर निकल जाओ, भग लो। 15 साल अच्छे बन के रहो, 10 साल को तो फिर भी आज़ादी है। उसके बाद क्योंकि 25 साल जेल में भी रहोगे, फिर जीने कितना है, ठीक है। आगे रेमिशन, इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया ना, वो एग्जांपल थोड़ा सा अगर आप चाहो तो मेरे को वैसे बता देना चाहिए। ये जो मैंने 7 से 3.5 साल की सज़ा जो करी, वो हो सकता है सेम पनिशमेंट के लिए हो। यहाँ पर मुझे वो वाला जो एग्जांपल है वो यहाँ यूज़ करना चाहिए वैसे आपके लिए, क्योंकि कम्यूटेशन में एक कीवर्ड है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने ये वाला एग्जांपल ऊपर यूज़ कर दिया, मैं क्योंकि कुछ और बताना चाहता था। लेकिन एक चीज़ और है कम्यूटेशन और रेमिशन में, ताकि आपको मैं ठोस तरीके से फ़र्क बता सकूं। यहाँ पर आप ना रिगरस, आप मतलब क्या, राष्ट्रपति जो है, जो कट्टर सज़ा मिल रखी होती ना पर्सन को, जो ज़्यादा दर्दनाक है और पर्सन के जीवन में चुभन का काम करेगी, उसको थोड़ा सा इस रिगरस स्टेप से आते हुए सिंपल इम्प्रिजनमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो सज़ा होती है उसका कैरेक्टर सेम रहता है, बस टाइम पीरियड कम कर दिया जाता है ना। हमेशा टाइम पीरियड सज़ाओं का कितना होता है, सालों की फॉर्म में, है ना, या मंथ्स की फॉर्म में। कुल मिलाकर मतलब मैं अगर कहूँ तो डेट और वक्त की फॉर्म में होता है ना। इसको कम कर दिया जाएगा, 7 ईयर्स या 7 मंथ की सज़ा को 3.5 महीने या 3.5 साल की सज़ा में बदल देना। फॉर एग्जाम्पल, अ सेंटेंस ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर्स मे बी रेमिटेड टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर। मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कैसे होती है। किसी को अगर उम्र कैद की सज़ा है ना, और पर्सन अब ये बूढ़ा हो गया, थोड़ा सा वो ये चाह रहा है, बहुत अच्छे से रहा वो जेल में, उसने अपना एथिकल कैरेक्टर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा। और अगर मैं आपको तिहाड़ जेल की कहानी बताऊं, मेरे कुछ दोस्त हैं, एक दो एसीपी अंडर ट्रेनी बनकर यहाँ पर आए थे तिहाड़ जेल के अंदर, तो उनके साथ मैंने बहुत विजिट कर रखा है तिहाड़ जेल के अंदर, कैदियों से मुलाकात करना, उनका लाइफस्टाइल देखना। मैं ऐसे पर्सन से मिला हूँ तिहाड़ जेल के अंदर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल यूपीएससी के लिए पढ़ाता था तिहाड़ जेल के अंदर। उसके पास 12 से 13 लोग थे जो कि यूपीएससी के मतलब तैयारी करना चाहते थे, फ्रॉडपन के चक्कर में एग्जाम में ऐसा वैसा बैठ गए थे। तो वो पर्सन तिहाड़ जेल के अंदर ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस पढ़ाता था। फिर तिहाड़ जेल के अंदर मैंने उन लोगों से भी मैं मिला हुआ हूँ जो कि
केक बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, कुर्सियाँ बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कैंडीज़ बनाते हैं, वो चादर बनाते हैं, सोफ़े बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, ठीक है, लोहे का सामान बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। और उनके लिए उसको उनका पे स्केल भी उनका फिक्स होता है, मतलब जहाँ पर भी सामान जा रहा है उनको पता होता है कितने दुकानदार है, क्या है, कितनी डिमांड आई है, बेसिकली प्रोडक्टिव काम करने के लिए। फिर तिहाड़ जेल में एक सेशन होता है, अ, क्या नाम होता है उसका, सुदर्शन क्रिया योगा, ठीक है, सुदर्शन क्रिया योगा और विपासना मेडिटेशन। इससे उनके अंदर का एथिकल करेक्टर जो कैदियों का है वो बाहर आए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर चलती हैं, ठीक है। अब मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है, और ऐसे मैं तीन के कैदियों को जानता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था, बताई थी उनकी कहानी, जो वहाँ पे मैंने बताया आपको अंडर ट्रेनी थे और एसीपी वगैरह बनकर थे तिहाड़ जेल के अंदर। तो उम्र कैद की सज़ा मिल रखी थी तीन चार कैदियों को, उनका एथिकल कैरेक्टर बहुत ठीक था। अब मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने, उनके वकील ने राष्ट्रपति जी को खत लिखा था या पता नहीं किसको लिखा था। तो कोर्ट में एक उन्होंने अपील डाली, कोर्ट में डाली थी, आई थिंक राष्ट्रपति को नहीं था या राष्ट्रपति को था, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मान लो कि हम एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ लेते हैं। जेल इंचार्ज ने, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि इनको जेल में रहते रहते 15 साल, एक को 12 साल और एक को 9 साल हो चुके हैं। इनका कैरेक्टर डिग्निटी जेल में बहुत अच्छी रही है। तीनों पूजा पाठ करते हैं, डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सूरज को जल चढ़ाते हैं, बस थप्पड़ ये लगा हुआ है कहती हैं। बूढ़े हैं बेचारे, और जिंदगी के कुछ आखिरी साल अपने, जितने भी जीवन रह गए, अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख पाए, बच्चों की शादी नहीं देख पाए, अब जाकर रहना चाहते हैं अपनी फैमिली वगैरह के साथ, और अच्छी खासी फैमिली से थे तीनों। तो मैंने कहा क्या होगा इनका, तो वो कहता दीपांग छूट जाएंगे, तो मतलब अभी, मैंने कहा कैसे, तू तो कहता उम्र कैद हुई है। तो कहते कि इनके वकील ने इनके लिए जो इनके लिए इनकी सज़ा के लिए रेमिशन करवा दिया है। तो तब मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा इसका मतलब, कहते उम्र कैद की सज़ा में भी अगर आप बहुत अच्छे एथिकल क्वालिटी और डिग्निफाइड लाइफ अगर जेल के अंदर जियो ना, आपका एक इंप्रेशन रेट का चिट्ठा बनाया जाता है, काइंड ऑफ अ सिविल स्कोर, जैसे बैंकों के साथ हमारा बनता है कि टाइम पे हम लोन चुकाएं और वो चुकाएं। तो वो कहते हैं कि अब ये अपील करेंगे तो इनका पूरा का पूरा कोर्ट या प्रेसिडेंट वगैरह पूरा चिट्ठा देखेगा, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे नहीं पता उन्होंने किसको अपील करी थी, लेकिन मान लो कि राष्ट्रपति ने इनका चिट्ठा देखा कि हाँ ये ठीक है, और अब बूढ़े हो गए हैं बेचारे, जीवन कम ही रह गया, बीमारियां लग गई हैं, कोई बीपी का मरीज हैं, कोई शुगर के मरीज हैं, ये हैं वो है, बहुत अच्छे से रहे, ठीक है भाई माफ़ करो, जितना था छोड़ दिया, अब अच्छे से रहना अगले जन्म में, ठीक है। तो बस ये है रेमिशन, समझ गए। ये मैं इसलिए बता पाया क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है, मतलब ठीक है, तो मुझे याद रहता है हमेशा। उसके बाद उम्र कैद ना, पहले ऐसा होता था कि जब तक आप जीवित हो, दूसरी कंट्रीज में, आज भी सऊदी अरेबिया में और कंट्रीज लाइक अबू धाबी, दुबई और ईरान, इराक, इन सारी कंट्रीज के अंदर, और ये जो सारी की सारी जो टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज हैं गल्फ कंट्रीज की, इनके अंदर आज भी उम्र, अरे ऐसा भी होता है आपको, तो आप तो उम्र कैद के पीछे बोल रहे हैं ना, मतलब एक बारी के लिए एक बात बता देता हूं मैं। वहां पर कोर्ट इस प्रकार चढ़ जाता है मयूर, कि वहां पर फैसले पता है अर्पित कैसे होते हैं, इस पर्सन को सजा दे दी जाए 300 साल की, 400 साल की, 350 साल की, कभी आप लोगों ने सुना भी होगा या कहीं पढ़ा होगा। तो हाँ, लेकिन वो छूट गई थी फिर बाद में, है ना, हाउस अरेस्ट से वो बच गई थी, उनको फिर अवार्ड भी दिया गया था, नेल्सन मंडेला और ऑन्ग सैन सू किया को, म्यांमार की, बर्मा की बेसिकली प्रेसिडेंट थी, मैंने बताया भी था, कई बार मैं फोटोज दिखाता भी रहता हूँ आप लोगों को। लेकिन आप जो पूछ रहे हो, उम्र कैद अब जो होती है 20 साल के आसपास होती है लगभग, उम्र कैद को भी कम कर दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, जब उम्र कैद नाम ही है तो इसको कम क्यों कर दिया गया है, एनी आइडिया, एनी आइडिया। नहीं नहीं नहीं, हाँ रात और दिन अब दोनों कैलकुलेट होने लगे, वेरी गुड, ये चीज़ पता है आपको, बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि अगर आपको ये पता है। अब उसमें जो डे टाइम है ना श्रेया, और जो नाइट टाइम है, अगर आप ये जेल में बिता रहे हो तो उसको 2 दिन मान लिया जाता है। लेकिन ये ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है कि कम कर दी कैलकुलेशन, चेंज कर दी कैलकुलेशन, ये कम क्यों कर दिया। उम्र कैद का तो नाम ही श्रेय लग रहा है कि जब तक भाई अब जियोगे, जब तक आप तब तक बस जेल में ही मरना अब आपको। आप ये क्या है फिर, ये कम क्यों कर दिया गया उम्र कैद, जब मैं खुद बोल रहा हूँ कि नाम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन वो है 20 साल के लिए, तो ये
ये दोनों चीज़ें सिंक कहाँ कर रही हैं आपस में? नंबर 20, 20 साल, लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद, जिंदगी भर के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो सब ठीक है। हाँ तो, हाँ 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 हाँ, तो वो उस टाइम तक बदल गया होता है वो, क्योंकि अंदर रहकर ना पूरी तरीके से टूट गया होता है। अब बाहर आने की कोई ऐसी हिम्मत होती नहीं कि दोबारा ऐसा कुछ काम करे, है ना? वो तो चलो ठीक है, लेकिन मैं आपसे इसके पीछे कोर रीजन पूछ रहा हूँ। ये तो आप लोग मुझे साइकोलॉजी की बात बता रहे हो, इमोशंस की बात बता रहे हो। अब मैं इसी चीज को एक्सटेंड करता हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, मैं किसी को गलत नहीं बोला, 100% यू आर करेक्ट। लेकिन ये जो इमोशंस और ये जो साइकोलॉजी और ये जो फिलोसफी है ना, अर्पित और मयूर, इसके पीछे रीजन ये है, इंडिया रिसेंट ईयर्स में बहुत स्टाउंच सपोर्टर बन गया है ह्यूमन राइट्स का, स्पेशली इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनाइटेड नेशंस। उसकी दो संस्था याद करो शैली, एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच। और इंडिया ना, इसी के चलते इंडिया में एक डिबेट चल रही है जो कि बहुत सारी कंट्री से कर भी दिया है, फांसी की सजा को इंडिया एलिमिनेट करने की बात चल रही है इंडिया से, कि फांसी नहीं हुई किसी को। इंसानी जीवन की कदर करो। एक इंसान भले ही वो जुडिशरी के तौर पर बैठा हुआ है, लेकिन मारने का अधिकार सिर्फ भगवान को है। किसी की भी जान लेने का अधिकार किसी दूसरे पर्सन को कभी नहीं हो सकता। ये एक डिबेट चल रही है। जैसे याद है, एक डिबेट मैंने बहुत तगड़ी आपको एक डिबेट करवाई थी, मुझे नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट था, क्या लेक्चर था, यूथनेशिया की डिबेट याद है? एथिक्स के पर्सपेक्टिव से करवाई थी मैंने। जानबूझ के इंजेक्शन देके प्राण ले लेना पर्सन के। ठीक है श्रेया, आर यू फेमिलियर विद द टर्म यूथनेशिया? यूथनेशिया में क्या होता है, समझ जाओ, इस चीज़ को भी काम आ जाएगा ये भी हमारे पॉलिटी में आगे चलकर। यूथनेशिया में श्रेया क्या होता है कि आप जानते हो हमारे देश में डॉक्टर इज टू पेशेंट रेशियो एंड पेशेंट इज टू बेड रेशियो काफ़ी कम होता है ना? अब कोई ऐसा पेशेंट, यूथनेशिया को एक चीज़ से मैं डिनोट करके समझाता हूँ, फिंगर क्रॉस, टच वुड। श्रेया, क्या आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है? शुक्र है भगवान तू है, ठीक है। मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर वो आनंद को याद करो। मुन्ना भाई जिससे चिढ़ता है कि जब वो डॉक्टर्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये केस है सब्जेक्ट है, वो कहता है सब्जेक्ट बोले तो कुछ नाम तो होगा ना, तो वो कहता है हाँ नाम है इसका आनंद माथुर। 20 साल से वो कहता है, जब वो लेक्चर झाड़ रहा होता है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, कि दोस्तों 20 साल से जो हमारे देश में जब बेडों की इतनी किल्लत होती है अस्पताल में, वहाँ पर ये ऐसे ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं बेड को, तो ना ये सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, सिर्फ इनकी दिलों की धड़कनें चल रही हैं, तो क्या ऐसे किसी पेशेंट को जीवित रखना सही होगा कि नहीं होगा? यहीं से शुरू होती है इथनेशिया की डिबेट। एक बात बताता हूँ, एक एथिकल डायलेमा में डालता हूँ मैं श्रेय आपको, ठीक है? इमेजिन करना जैसे इस सिचुएशन को, और ये एथिक्स के अंदर केस स्टडीज ऐसी आती हैं। आज से एक हिंट देता हूँ मैं आपको, ऑन द स्पॉट ऑफ पेपर के अंदर कैसे आपके हाथ कब कपाएंगे अगर केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं कर रखी हो तो। आप एक अस्पताल गए, आपको किसी अपने को भर्ती करवाना है, ठीक है, और आपके पास दूसरा अस्पताल जाने का टाइम ही नहीं है श्रेया, बिल्कुल टाइम नहीं है, ना आपकी पहुंच बन सकती है वहां तक, और जिस प्रकार का जो बीमारी है उस पर्सन को जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप अस्पताल लेकर आए हो, तो वहां पर क्या है कि बेड ही अवेलेबल नहीं है। अब आपको ये सुनने को मिला जब आप वहां पर बैठ के दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो हो रहे थे, कि आसपास पूरे के पूरे स्टेट के अंदर कोई ऐसा बेड नहीं है और इतना अच्छा कोई अस्पताल मिलने नहीं वाला। यहां पर लेकिन एक पेशेंट है जो कि 25 साल से बीमार पड़ा हुआ है, कब उसकी सांसें चली जाए, क्या चली जाए, नहीं पता आपको। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप चाहो तो उस पेशेंट का अगर बेड खाली हो जाए तो आप अपने पर्सन को भर्ती करवा सकते हो जिसके पास जीवन है अभी, जो यंग है, जो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। लेकिन मयूर, इस केस के अंदर शैली आ गए ना हम लोग एथिकल डायलेमा के अंदर, यानी कि एक पर्सन की आपको जान लेनी है ताकि आप अपने पर्सन की जान बचा सको। यहां पर ये मीन थिंकिंग नहीं है, लेकिन सोच ये है कि वो पर्सन को, सुन लो मेरी बात, आप 10 साल और भी रख लो तब भी वो दोबारा नॉर्मल नहीं हो पाएगा। और आपके पर्सन को अगर 2 दिन के अंदर अगर बेड नहीं मिले, या फिर चलो एक हफ्ते के अंदर अगर बेड नहीं मिले, तो आपका वाला पर्सन ये टपक जाएगा। इस प्रकार की केस स्टडीज आती हैं। मे नॉट गॉड डू सो, मैं कुछ ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, बस एक सिचुएशन समझने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन
मुझे एक बात बताओ, अब फंस गए ना आप एथिकल डायलेमा के अंदर, क्योंकि श्रेया फिर आप इस बोझ के साथ भी शायद से आपका जीना मुश्किल हो जाएगा जिंदगी भर के लिए कि मैंने किसी की जान ली थी, है ना। अब डॉक्टर आपसे ये कह रहा है कि श्रेया कौरा जी, अगर आप हमें कहोगे तो हम इनको एक साइलेंट इंजेक्शन मार देंगे जो बेड पे लेटे हुए हैं पेशेंट। इनका कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं, इनकी कोई फैमिली नहीं है, और इनको मौत फील भी नहीं होगी, दर्द भी नहीं होगा, और आपके पेशेंट को हम लोग भर्ती कर देंगे, उसको बेड मिल जाएगा। अब आपको डॉक्टर ने सोचने के लिए 6 घंटे दिए इस फैसले को करने के लिए, और अगर आपने अपने पेशेंट को भर्ती नहीं करवाया ना तो वो टपक जाएगा। बताओ श्रेया क्या करोगे? टिक टॉक टिक टॉक टक टक टक। अपने अपने वाले की जान दे दोगे? तुम्हारे ऊपर है 6 घंटे के लिए टिक टॉक घड़ी। एक सेकंड, अभी इसके बारे में समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, हम जब एथिक्स के ऊपर आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन एक बार बताओ श्रेया, इसने हमारा दिमाग फ्रीज कर दिया ना, ऐसे इस सिचुएशन ने डायलेमा में डाल दिया ना। बस इसी के लिए रेडी रहना जीएस पेपर 4 में। जीएस पेपर 4 पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होता ही नहीं है। जीवन आप लोगों ने कितना जिया है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना क्या है, आप टूटे कितना हो, आपको क्या मोहब्बत किसी से हुई है, जूता खाया कभी उस मोहब्बत के अंदर, आपकी ये पर्सनैलिटी बोलती है जीएस पेपर 4 के अंदर। 90 का पेपर कभी नहीं निकलता जीएस पेपर 4 के अंदर। और एक और बात याद रख लेना, जितने ज्यादा एथिकल और जितने ज्यादा सच्चे और अच्छे हो ना, उतना ज्यादा ठोकोगे जीएस पेपर 4 के अंदर। आपको हरामी वाला एथिकल होना पड़ता है जीएस पेपर 4 में, तब आपके नंबर आते हैं। ठीक है, छोड़ते इस चीज को, हॉल्ट करते हैं। श्रेया, देता हूं मैं तुम्हें 6 महीनों का समय इस चीज के लिए। लेकिन हाँ, ऐसे एथिकल डायलेमास बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। जैसे एक केस आया था, भी केस स्टडी आई थी कि एक लड़की है, उसको उसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है और ऑफिस के अंदर, और वो क्या करती है कि अगर उसने आवाज़ उठाई तो उसको निकाल दिया जाएगा, उसको बात पक्का पता है। और पूरी फैमिली जो है, उसके पापा बीमार हैं, पता नहीं क्या क्या दे रखा था, और पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अगर उसने वो करा तो उसका पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा, एक हफ्ता भी नहीं लगेगा। लेकिन वो सहन कर रही है, और वो लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही है। तो बताओ क्या करा जाए? अरे ऐसे ऐसे केस स्टडीज आते हैं कि मतलब कभी कभार सोच कर श्रेय लगता है कि भाई मतलब ये या तो कभी कभार में बैंक रिसेप्शनिस्ट बना रहे हैं, कभी मुझे औरत बना रहे हैं, कभी पेशेंट बना रहे हैं, कभी क्या बना रहे हैं, वो आपको रियल सिचुएशन के अंदर डालते हैं। और सोच के देखो शैली, 12 मिनट होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस। लेकिन डोंट वरी, डोंट वरी, मैं हूं, मैं किस लिए बैठा हूं, मैं आपको पहुंचाऊंगा उस रास्ते तक। ठीक है, रेस्पाइट, it denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact, such as physical disability of a convict या pregnancy of a women offender। देखो, रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? वैसे हम कब यूज करते हैं वर्ड रेस्पाइट? रेस्पाइट कि भाई साहब सांस लेने दो जरा, चैन की। जब हम ये लाइन बोलते हैं ना, चैन की सांस लेने दो, दैट मीन्स यू आर गेटिंग रेस्पाइट। इट इज लाइक अ फीलिंग लाइक, ये वाली फीलिंग होती है रेस्पाइट। ठीक है, जैसे कोई आपका खून पी रहा है बहुत ज़्यादा, शैली है ना, आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट, आपका मन कर रहा है कि अपने नखूने से ना इसके मुंह पे कुछ डिज़ाइन बना दो, कोई मैप बना दो, लेकिन फिर भी आप ना वो गुस्से का घूट जो है वो पी कर रह जाते हो, एंड यू गेट अ फीलिंग लाइक, इसको रिस्पाइट कहते हैं। ठीक है, अब रिस्पाइट के अंदर क्या है? एक कोर्ट ने या किसी ट्राइब्यूनल ने, जुडिशरी ने, ऑर्गन ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक किसी को सजा सुनाई थी। ठीक है, पर्सन जेल चला गया, सजा काट भी रहा है, शुरुआत हो गई उसके सजा काटने की। अब अर्पित हुआ क्या? अंदर कैदी को भी नहीं पता था, जो सजा काटने गया पर्सन, कोई एक एक्सक्यूज मी, सॉरी, कोई एक स्पेशल फैक्ट निकल कर आया, जेलर को पता लगा, उस पर्सन को खुद पता लगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पता लगा कि ये जो पर्सन तो नहीं बोलूंगा, विमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, या फिर किसी को एक फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई है। अब अगर जो सजा उसे दी गई है, अगर वो सजा कंटिन्यू रहे तो वो चीज ठीक नहीं है। पर्सन वैसे ही जेल काट रहा है, इतनी दुविधा के अंदर है, असमंजस वाली सिचुएशन के अंदर है। अब सोच के देखो जरा, प्रेग्नेंट लेडी है, हर एक सजा के साथ ना कुछ अंदर जेल के अंदर पनिशमेंट जुड़ी होती है, पता है? जैसे आप लोगों ने पुराने ज़माने के अंदर सुना होगा श्रेया, कि कोई सज़ा कर, कोई किसी ने गुनाह करा,
एंड जेल के अंदर उसके बाद चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, है ना। प्रेग्नेंट लेडी ये वाला काम कैसे कर लेगी, स्पेशली जब पहले 2 महीने के अंदर उसको अपने वॉर्म का इतना ख्याल रखना है, उछल कूद नहीं मचानी है, किसी भी तरीके का फिजिकल स्ट्रेन जो है उसके सीने से लेकर उसके वेस्ट तक, मतलब पूरी की पूरी छाती और पेट तक बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, उसकी अंतड़ियां या नसें नहीं खींचनी चाहिए, बिकॉज एक बेबी जो है वो प्रिपेयर हो रहा है उसके अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनका ध्यान रखा जाए, और इनका वकील जो होता है डेफिनेटली अंदर जो कैदी उसका वकील ही बोलेगा कोर्ट में जाकर या प्रेसिडेंट को जाकर, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बात प्रेसिडेंट की कर रहे हैं तो वो बोल देगा इस पर्सन को फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर एक नया फैक्ट निकल कर आया, तो उसके टाइम पर प्रेसिडेंट इस चीज़ को सुनते हुए कि हाँ जब सजा उसको सुनाई गई थी तब ये चीज़ें नहीं पता थी, या फिर ये बाद में वारदात हो गई है, बाद में ये चीज़ पता लगी, तो उसको रिस्पेक्ट मिल जाता है। अब पता है रिस्पेक्ट जैसे ऐसा भी मिल जाता है कभी कभार के लेसर सेंटेंस देना इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी वन। जैसे यार जेल में ना अगर आप ये सोचते हो किसी औरत को सजा मिल रखी है तो वहाँ पर अच्छी औरतें होती होंगी, देखो सबकी सब गुंडी होती हैं काइंड ऑफ अंदर जो होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी सब गलत होती हैं, लेकिन अंदर आप जानते ही हो कि औरत अगर जेल की सज़ा काटने आई तो ऐसा तो है नहीं कि पूजा पाठ कर रही होगी श्रेया और उसको मंदिर से उठा लिया होगा कि चलो जेल, है ना कुछ तो गुंडापन दिखाया होगा उसने। अब यहाँ पर सीधी सादी कोई लड़की हो, भगवान ना करे उसको जेल हो जाए वो हो जाए, तो अर्पित आप समझ सकते हो उसकी हालत क्या क्या उसके साथ हैरेसमेंट होगी या क्या क्या होगा, है ना। या उसको कैसे बुली करा जाएगा, टॉर्चर करा जाएगा। अब लेडी अगर प्रेग्नेंट है और वहाँ पर देखो जेलों के अंदर आपको भी पता होगा, सुना होगा आपने मयूर, मुक्कालात चलती है जेलों के अंदर कभी कभार, अगर आप बहुत संगीन जुर्म के लिए अगर अंदर जाते हो जेल के अंदर भी आपको सर्वाइवल टेंडेंसी आपकी बरकरार रहनी चाहिए। वहाँ पर भी दादागिरी, ग्रुपिज्म, ये सब बहुत चलता है। और ये मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट्स कहती हैं। और स्पेशली इसी की वजह से ना श्रेया एक क्वेश्चन पेंडिंग चल रहा है यूपीएससी में, लगभग मैं ये कहूँगा 20 से 25-30 सालों के लिए, विमेन प्रिजनर्स, कंडीशन ऑफ विमेन प्रिजनर्स इन इंडिया। नॉर्मल प्रिजनर्स की तो बात हो जाती है, विमेन प्रिजनर्स इन इंडिया। अच्छा, जिसको ये क्वेश्चन मेंस में फेस करने को आज तक तो मिला नहीं, लेकिन आप में से रिसेंट ईयर्स में जैसे मेरे फ्रेंड्स जो हैं अभी जिन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का, उन्होंने मुझे बताया कि दीपांग हमसे ये वाली चीज़ ना पूछी गई थी जो तू इतने टाइम से बता रहा था ना कि विमेन प्रिजनर्स इन इंडिया वगैरह, तो कहते ये तो मेंस 365 में भी आ रहा था लगातार 5-6 साल से और हम लोग प्रिपेयर भी थे, लेकिन ये पूछी गई थी। तो मैंने कहा वो तुमसे पक्का इसलिए पूछी गई होगी तुमने फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस भरा होगा, तो कहते हैं हाँ। उसका भी एक रीज़न होता है यूपीएससी के बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि शायद आप जैसे आप भर रहे हो फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस ऑफिसर, तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के सामने लाजमी है कि वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखो मेल प्रिजनर के बारे में तो दुनिया जहाँ की बातें कर लेती है, उन औरतों का क्या जो जेल के अंदर है, उनकी कंडीशन के बारे में क्या। क्योंकि देखो एक औरत जो होती है, महिला जो होती है शैली, वो अंदर से टूट जाती है। और हमेशा हर किसी को जेल हुई है उसका मतलब ये नहीं वो गुनहगार है। हमारे देश के अंदर कई सारे लोगों को मुजरिम बनाने का काम झूठा फंसाकर उनको या झूठे अफवाह वगैरह लगाकर और कुल मिलाकर ऐसे होता है। और पर्सन अगर मान लो कि कोई अच्छे घर की महिला है, औरत है, हमारी मम्मी जैसी उम्र की लेडी को मान लो जिनके 2-3 बच्चे हैं, घर चला रही हैं, हाउस वाइफ हैं, वो करके कोई भी ऐसी वारदात हो गई जिसकी वजह से उनको, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 4 घंटे या 2 दिन या 1 हफ्ते के लिए भी तिहाड़ जेल रहकर आना पड़े, मे नॉट गॉड डू सो, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन सोच के देखो उसके बाद जीवन भर के लिए उस औरत की साइकोलॉजी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो जिंदा लाश बन के जीने लग जाएगी। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता, बताओ गलत बोल रहा हूँ मैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है कि देखो उसके दिमाग में कितना कुछ चलेगा कि गली से देखो सारे गली वालों ने देखा पुलिस आई यहाँ पर, और लेडी पुलिस कोई ऐसा तो है नहीं हाल माला पे लाकर लेकर जाएगी, ये बहुत बदतमीजी के साथ लेकर जाते हैं ये लोग तो, ठीक है। लेडी पुलिस ज़्यादा खतरनाक होती है शरिया, बाउंसर टाइप की होती है 6-6 फुट की, ठीक है। तो, तो वो सोच के देखो ज़रा, धक्का मारते लेकर जा रही है कि तू चुप रहे, और हर कोई पर्सन ये कहता है ना मयूर मैंने कुछ नहीं करा। जैसे कोई भी श्रेया जो पागल होता है अगर आप उससे पूछो, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जैसे श्रेया आप पागल हो, हाँ कि ना जवाब देना। नहीं ना, हर पागल यही कहता है, हर पागल यही कहता है, ठीक है। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ अच्छे से रेस्पाइट आपको समझ में आया? ठीक है। अच्छा इन चारों में एक बार
इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, लिखोगे और एक बार रिवीजन कर लोगे तो चारों के बीच में फ़र्क कर सकोगे। अभी तक जितने चार पढ़े हैं मैंने, मिक्स तो नहीं हुआ। चलो एक बार रिवाइज करवा भी दूंगा, एक बार रिप्रीव कर लेते हैं। इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली डेट ऑफ डेथ फॉर अ टेम्पररी पीरियड। जैसे सजा किसी को दे दी गई है, उस पर स्टे लग गया है। स्टे जानते हो ना, ये वर्ड अक्सर अखबारों में यूज होता है, टीवी पे देखा होगा आपने, स्टे लग गया। स्टे का मतलब क्या होता है अर्पित? नो फर्दर प्रोग्रेस इज पॉसिबल। अभी के लिए मतलब ना अच्छा ना बुरा, ना हाँ या ना, कुछ भी नहीं हो रहा, टाल दे रहा है कि अभी देखते हैं और चीजों के ऊपर, अभी वो चीजें चल रही है, अभी देखते हैं हम इसको, और फैक्ट्स चल रहे हैं अभी, और फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, तब देखते हैं। इसका पर्पस ये होता है, इट इज टू एनेबल द कन्विक्ट टू हैव टाइम टू सीक पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। रिप्रीव की मीनिंग से ज्यादा ये वाली लाइन दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पस ये होता है कि जो पर्सन कन्विक्ट है वो पार्डन या कम्यूटेशन सीख कर सके प्रेसिडेंट से। तो बेसिकली शैली वो क्या करता है, वो एक अपील फाइल कर देता है कि मेरे को जो डेथ सेंटेंस होने वाला है, कृपया करके, या जो भी पनिशमेंट उम्र कैद होने वाली है, प्लीज मुझे थोड़े टाइम का इस पर स्टे लगा दो, मुझे अभी मत भेजो, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं एक बारी पार्डन और कम्यूटेशन की अपील करना चाहता हूं राष्ट्रपति जी से। अगर वहां पर उनका फैसला नेगेटिव आता है, आपका जो मर्जी, आपको जब फैसला सुनाना आप सुना देना, तब तक के लिए प्लीज मेरे को स्टे पीरियड दे दो। जब ये जो दरख्वास्त है ना मयूर, कि मुझे स्टे पीरियड दे दो तब तक के लिए, एक बार के लिए मुझे पार्डन और कम्यूटेशन की अपील सीख कर लेने दो राष्ट्रपति से, इस पीरियड को कहते हैं रिप्रीव। समझ गए? अब वो जो पार्डन और कम्यूटेशन की अपील कर रहा है, मतलब वो क्या, पर्सन के मन में ये, या तो मुझे पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन वाली 100% पूरा फ्री कर दिया जाए, या फिर मुझे इससे कम की पनिशमेंट मिल जाए। पर्सन को क्या मिल रखा है यहां पर, ज्यादातर रिप्रीव मैंने क्या बताया, ये पर्सन का मांगेगा डेथ सेंटेंस। ठीक है, क्या पता पर्सन को लगे कि उम्र कैद मिल जाए, थोड़ा सा इसको कम कर दें, ये चीज होती है। हर कोई चाहता है ना, एक बात बताओ जरा, सांसें नहीं अटकी पड़ी होंगी श्रेया किसी की, अगर डेथ सेंटेंस अगर किसी सुना दी, एक्सेप्ट कर लेगा इतनी आसानी से पर्सन? निर्भया के दोषियों को देखा था शैली, कितने बार अपील, कितने बार रिव्यू पिटीशन फाइल करना, फिर प्रेसिडेंट को अपील करना, फिर सुप्रीम कोर्ट में डालना, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ, है ना, टपक ही गए। एंड उनके लिए मे गॉड डू सो, कैसे लोग टपके। ठीक है, आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बोलता है, गवर्नर जो होता है, जो राज्यपाल होता है, उसके पास भी पार्डनिंग पावर होती है। अब ध्यान से सुनना, गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर होती है। गवर्नर भी चाहे तो ही और शी कैन ग्रांट पार्डन्स, 100% फ्री कर देना, रिप्रीफ, रेस्पाइट और रेमिशन। गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर, रिप्राइव, रेस्पिट, रेमिशन, ये जो है सारी की सारी पावर ये दे सकता है, या फिर सस्पेंड करना, रेमिट करना, कम्यूट करना किसी भी पर्सन का सेंटेंस कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। बस फर्क क्या आ जाता है, प्रेसिडेंट ये सब ग्रांट करता है अंडर, या सॉरी, अगेंस्ट अ यूनियन लॉ, गवर्नर अगेंस्ट अ स्टेट लॉ। ठीक है, लेकिन माफी देने का जो प्रावधान होता है राज्यपाल के जीवन में और राष्ट्रपति के जीवन में, क्योंकि संविधान ने इनको अलग अलग प्रकार की पावर दे रखी, इसलिए दो एस्पेक्ट एंड दो रिस्पेक्ट में इन दोनों की पावर एक दूसरे से अलग होती है। नंबर 1, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय अ कोर्ट मार्शल, जबकि गवर्नर, मिलिट्री कोर्ट ने अगर कोई सजा सुनाई है, कोर्ट मार्शल हुआ है किसी आर्म्ड ऑफिसर का, उसकी सजा को कम करना, रिप्लेस करना, टाइम ड्यूरेशन कम कर देना, लेटर सजा बना देना, कैंसिल कर देना, आजाद कर देना, ये ऐसा गवर्नर हाथ भी नहीं लगा सकते इस मुद्दे को, किसी राज्य का राज्यपाल। ठीक है, क्योंकि अच्छा ये बताओ, प्रेसिडेंट ऐसा क्यों कर पाते हैं? इनको मिलिट्री कोर्ट से क्या लेना देना भाई, कोर्ट मार्शल का इनका क्या लेना देना है? कहां राष्ट्रपति की पोस्ट, कहां वो कोर्ट मार्शल हो रहा है, आर्म फोर्सेस के बारे में घंटा ये पर्सन नहीं जानता, ऐसा क्यों? फिर ये पावर कैसे मिल गई? वेरी गुड, ब्रिलियंट अर्पित, ही और शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। श्रेया, अभी प्रेजेंटली सुप्रीम कमांडर कौन है आर्म फोर्सेस की? मुर्मू जी। मैं हंसा क्यों? वो बेड याद आ गया। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस, जबकि गवर्नर जो है, आपने देखा ऊपर सारा का सारा,
रेमिशन, रिप्रीव, रेस्पाइट, ये सब कुछ ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन मौत की सजा को, फांसी की सजा को माफ करने की पावर राज्यपाल के पास नहीं है। इवन इफ अ स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब्स डेथ सेंटेंस, अगर कोई राज्य का कोई कानून है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर ऐसा ऐसा पर्सन ने करा तो उसको फांसी की सजा हो सकती है, अगर फांसी की सजा से बचना है किसी पर्सन को या माफी देने के पास जिसके पास पावर है, भले ही वो स्टेट लॉ में प्रिस्क्राइब है, और स्टेट लॉ को देखने के लिए अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा कि इसके लिए सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो राज्यपाल ही लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डेथ सेंटेंस विच इज गिवन अंडर अ स्टेट लॉ, उसको उसके लिए पार्डनिंग पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है। इट डज नॉट लाई विद द गवर्नर। तो जो गवर्नर हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं एक डेथ सेंटेंस को, लेकिन पार्डन ग्रांट नहीं कर सकते कि पूरी तरीके से आप उसको वो कर दो। हाँ, डेथ सेंटेंस किसी पर्सन को मिल गई, उसका लाइटर वर्जन में जाकर वो कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहो कि आज़ादी कर दें, पूरी की पूरी तरीके से माफ़ी कर दें, वो चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, इन अदर वर्ड्स बोथ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट हैव कंकरेंट पावर विद रिस्पेक्ट टू सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, लेकिन पार्डनिंग पावर किसके पास होती है? पार्डन वाली। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ये इस वाले पार्डन की बात हो रही है, 100% फ्री कर देना, इसलिए मैं पहले लिख कर बैठा हूँ 100% फ्री लाइक अ बर्ड ऑफ ओपन स्काई। ठीक है, ये वाली पावर राज्यपाल के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को अंडर डिफरेंट केसेस एग्जामिन करा है, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, अलग अलग केसेस में। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स हाईलाइट करे हैं कि जब राष्ट्रपति इस पावर को यूज कर रहे हो, पार्डनिंग पावर को, यानी कि इन पांचों को, पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पिड एंड रिप्रीव, तो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए राष्ट्रपति को, या फिर कुछ कंडीशंस लागू होनी चाहिए। नंबर 1, जिस पेटिशनर ने पेटिशन डाली है फॉर मर्सी, द पेटिशनर फॉर मर्सी हैज नो राइट टू एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट, कि एक बारी मुझे अपने चेंबर में बुलाकर कि ये बोले, श्रेया बोलते जैसे, द्रौपदी मुर्मू जी आप बेड पे बैठ जाना पलथी मारकर, ठीक है, चाय नाश्ता 2 समोसे अपने लिए भी मंगवा लेना, मेरे लिए भी मंगवा लेना, और अदरक वाली सीधी चाय बनवाना, एक बार मेरी विनती सामने रह के सुनना, आपको फील होगा कि मैं किस दर्द से, किन तकलीफों से होकर गुजरा हूँ या गुजरी हूँ। कोर्ट कहता है ओ ये फालतू काम करने के लिए नहीं वो बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर उनका मन भी हो ना श्रेया सुनने का, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है कि नहीं, राष्ट्रपति भवन, उस कमरे के अंदर या कहीं भी सड़क के अंदर या प्रेसिडेंट ने कहीं भी बुला रखा हो, ओरल हियरिंग नहीं हो सकती, आप प्रेसिडेंट को नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ पर जुडिशियल पावर की तरह रोल एंड फंक्शन निभा तो रहा है मयूर, लेकिन ये इसको प्रेसिडेंट को थोड़ी ना पता है कि आप प्रावधान है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर सेंटीपन नहीं जगाना है हमें क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के मन में, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन द एविडेंस अफ्रेश एंड टेक अ व्यू डिफरेंट फ्रॉम द व्यू टेकन बाय द कोर्ट। यानी कि देखो, अक्सर हम जैसे बोलते नहीं है शैली कि एक बारी प्रेसिडेंट को थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के पीछे पीछे रहकर काम करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कोर्ट ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि नहीं श्रेया? मयूर के प्रेसिडेंट इतना नहीं जानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है, आपको किसी से, वैसे तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर, अभी हम एडवाइस वाली बात भी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताऊंगा, आपको अगर लगता है आप पूरे केस के फिर से एविडेंस फ्रेश तरीके से मंगवा लो, पूरा मुद्दा जान लो, और आपको जो लगता है, आपके पास पावर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसकी फांसी की सजा को बरकरार करके रखा था, हाई कोर्ट ने रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने रखा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोले अगर कि मैं भी फांसी की सजा को बरकरार रखता हूँ, 31 जो जजेस होते हैं सारे के सारे मिलकर अगर ये बोले कि हम फांसी की सजा को बरकरार रखते हैं, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने ये कंप्लीट तरीके से आज़ादी दे रखी है। अगर आपको लगता है आप पूरी तरीके से माफ़ कर दो, सज़ा को कम कर दो, डेथ सेंटेंस को उसमें बदल दो, इस सेंटेंस को उसमें बदल दो, ईयर्स कम कर दो, पर्सन को आज़ाद छोड़ दो, आपकी मर्जी, आपके ऊपर कोर्ट का कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ना ऐसा करते नहीं है। याद करो श्रेया, मैंने आपको 99% केसेस वाली बात बताई थी, आज तक राष्ट्रपति ने उस चीज़ को मेंटेन करके रखा है कि कोर्ट ने अगर किसी को फांसी की सज़ा दी है, 99% केसेस में आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक राष्ट्रपति ने कोर्ट के, स्पेशली सुप्रीम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जब फांसी की सज़ा बरकरार रहती है तभी पर्सन प्रेसिडेंट के पास अपील फाइल करता है, राइट। तो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि देखो ना यार, देश के सामने यार पे गलत इंप्रेशन पेश होता है कि यार
और राष्ट्रपति का पद जो है बेसिकली वो जुडिशियल नेचर को तो है नहीं, तो कोर्ट ने तो बहुत सारी चीज़ों को एग्जामिन कर रखा होगा ना। ये तो अगर अपने व्यू पॉइंट ले भी रहे हैं तो ऊपर ऊपर से हवाई के लिए बना बना कर फैसले दे रहे हैं, इसका मतलब तो ये है ना। और ये सेंटी होकर कुछ दे रहे होंगे फैसला, तो जनरली ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे जब प्रणब मुखर्जी जो थे, तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि आए थे केसेस उनके पास टाइम टू टाइम, उस टाइम पर मैं अखबार पढ़ता था और मैं देखता रहता था, वो उन्होंने नहीं दिया मेरे ख्याल से। आज तक उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि उन्होंने किसी को माफ़ करा हो फांसी के लिए। खाली हाँ, मतलब बरकरार रखा ना उसको, फांसी को। हाँ, है ना। तो देखो, और उसमें होता क्या होगा श्रेया, जो प्रेसिडेंट भी बरकरार रखते होंगे। सोच के देखो, अगर ये ओरल पिटीशन, ओरल हियरिंग होती श्रेया, जस्ट इमेजिन राष्ट्रपति भवन के उस कमरे में बैठ के द्रौपदी मुर्मू जी को कोई अपनी बात सुना रहा है, समझा रहा है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी कहती है, सॉरी यार, इस जन्म में तो जाना होगा तुम्हें। इसलिए नहीं होती ओरल ओरल हियरिंग, समझ गए क्यों? पेटिशनर के हाथ में गरम गरम चाय का प्याला, ठीक है, ओरल हियरिंग। तो रेस्ट ऑफ द सिचुएशन यू कैन इमेजिन वेरी वेल श्रेया, है ना। हाँ वो तो नहीं 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 मयूर, ये नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। द पावर इज टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। बात वही आ गई, ये परेशान हो जाता होगा राष्ट्रपति यार मयूर, कि साला सांस और सूसू लेने के अलावा दिपांग सही बोलता है, कोई पावर ही नहीं है, सब झूठ है। सब भ्रम है। क्या क्या? हाँ वही तो, जैसे मतलब मान लो, ये तो कुछ सुनने में ऐसा लग रहा है श्रेया, कि पहले से ही राष्ट्रपति को बोल दिया गया, ओए वो याद रखना, वो श्रीवास्तव उसको देनी नहीं है, खुला नहीं छोड़ना उसको, उसकी हमने पूरी प्लानिंग बना रखी है, उसके 13 पे बनेंगे छोले भटूरे, ठीक है। हाँ, जैसी सरकार होती है वैसे डिसीजन हो जाते हैं। हाँ, नहीं चलता है, अंदर ही है ना। अर्पित बोलते तो होंगे उनके 13वीं में पूरा प्लान बना रखा है, छोले भटूरे का सब बकवास हो जाएंगे, रबड़ी फलूदा सब आ रखा है, ठीक है, लंगर वाली दाल सब आ रखा है ना। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजन फॉर हिज ऑर्डर। प्रेसिडेंट से अगर पूछा जाए ना, इस केस के अंदर देख लो, क्योंकि श्रेया थोड़ी सी साइकोलॉजी समझने की बात करो, कोशिश करो। यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ये काम कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट कहता है, यार सुनो ना प्रधानमंत्री जी, अगर मुझसे किसी ने पूछा तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तो उसने बोला रुको, सुप्रीम कोर्ट से चौथा पॉइंट कहलवाया। चौथा पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है प्रेसिडेंट से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो करा उन्होंने सोच समझ के करा है। क्या ये और ये वाले पॉइंट कुछ ज़्यादा ही वो नहीं लग रहे हैं श्रेया, सरदर्दी वाले, मर्ज करके अगर इनको देखो तो, है ना। और ये पूरा का पूरा अर्पित सुनने में ही वैसे यहाँ पर हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल के रहूंगा, ये पूरा पॉलिटिकल गेम नहीं लग रहा पॉइंट 3 और 4, है ना। मजबूरी में करना पड़ेगा, सही बात है। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन अफोर्ड रिलीफ, ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम अ सेंटेंस डेट ही रिगार्ड्स इज अनड्यूली हार्श, बट ऑल्सो फ्रॉम द एविडेंट मिस्टेक, ठीक है। मतलब वो उस चीज के लिए भी पर्सन को रिलीफ दे सकते हैं जब उनको लगे ये जो पनिशमेंट है वो काफी ज्यादा हार्श है। ये तो हमने ऊपर भी देखा था, ये अनड्यूली हार्श वाली बात हमने करी थी गिरा इधर नहीं, शुरू में इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, कि वो रिलीफ दे सकते हैं किसी पर्सन को। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एक आइडियोलॉजी लिख रखी है, ये वाली पावर प्रेसिडेंट को क्यों दे रखी है, जब वो उनको लगे कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है ये पनिशमेंट, इतनी ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये लगे प्रेसिडेंट को कि गलती से किसी को, जो एविडेंस उस टाइम पर थे नहीं, पर्सन अपनी बेगुनाही जो है उसका वकील उसके लिए नहीं साबित कर सका और होते होते हो गई उसको सज़ा, तब भी प्रेसिडेंट जो है वो रिलीफ ग्रांट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देयर इज नो नीड, ये वाली बातें कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है, ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन स्पेसिफिक गाइडलाइंस के प्रेसिडेंट को ये वाली पावर्स अपनी कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। यानी कि प्रेसिडेंट को यहाँ पर मस्त छूट दे रखी है, तुम्हें जैसे मर्जी ठीक लगे तुम वो करो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जब ये बात बताना जरा, जब ये बोल ही दिया गया सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, श्रेया खुद सोच के देखो, फिर क्यों दे रहा बेटा तू गाइडलाइन, क्यों लिख रहा तू ये प्रिंसिपल?
बोलते तेरे को जैसे करना है वो करो, फिर क्यों बोल रहे हो तुम? ये एक बार बताओ, तुम कह रहे हो तुम आज़ाद भी हो, है ना? आपको कोई ये बोल रहा है जाओ श्रेय, चलो आपके कंटेक्स्ट के अंदर बात करते हैं, लो बेटा चाबी लो, स्कूटी की जैसे चलानी चलाओ, किसी को भी ठोकते फिर कोई टेंशन नहीं है, और फिर बोल रहे हो संभाल के चलाना। उसके बाद द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट जहां पर प्रेसिडेंट का डिसीजन आर्बिट्ररी है, इरेशनल है, मालाफाइड है और डिस्क्रिमिनेटरी है। अब अपना सर दीवार पे मारो, लो मारो अब अपना सर दीवार पे। तो सारे तू पहले कह रहा है देयर इज नो नीड फॉर सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट खुश, ठीक है। उसके बाद मयूर प्रेसिडेंट को बोला जा रहा है कि तुम्हारा डिसीजन देख लो, आर्बिट्ररी अगर हुआ, इरेशनल हुआ, मालाफाइड हुआ, डिस्क्रिमिनेटरी हुआ तो समझ आना। अब अर्पित, द्रौपदी मुर्मू जी कह रही इन चारों शब्द का मतलब क्या हो जाएगा मेरे खिलाफ, ठीक है। पता चला किसी की सजा, मौत की सजा कम कर दी या माफ कर दी, और उसके लिए उन्होंने सोचा कि देखो मैंने किसी को क्या कहते हैं शमशान जाने से बचाया ही जाया, वो बचाया। सुबह सुबह सोकर उठा प्रेसिडेंट, बेल बज रही है राष्ट्रपति भवन की उस कमरे की श्रेया, और आ रहा है चलो आपका इंपीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, बुलाया आपको। ठीक है। उसके बाद वेयर द अर्लियर पिटीशन फॉर मर्सी हैज बीन रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, स्टे कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फाइलिंग अनदर पिटीशन। यानी कि अगर राष्ट्रपति ने एक बार आपकी पिटीशन को खारिज कर दिया है, आप उनसे फिर किसी भी प्रकार का, उनसे क्या मतलब कोर्ट से भी फिर किसी प्रकार का आप स्टे नहीं मांग सकते कि मुझे एक और अपील फाइल करनी है राष्ट्रपति के बाद। नहीं, देखो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, हालांकि मैं कोर्ट वाले चैप्टर के अंदर करवाऊंगा क्योंकि मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुंचा नहीं हूं, तो डो नॉट वरी कि अगर आप गलत आंसर भी दो तो चलेगा। मुझे सबसे पहली बात आप ये बताओ कि अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे दे, गलत हो वो सही हो, वो तो पर्सन की निगाह में है जो कि एक्यूज है, जिसको सजा सुनाई गई है, क्या वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के बोल सकता है कि आप अपना फैसला फिर से रिकंसिडर कर लेंगे प्लीज? सुप्रीम कोर्ट से जवाब लड़ा सकता है वो? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की। क्या ये बोल सकते हैं ऐसे? अच्छा ऐसे बोल सकते हैं, सर आपसे गलती हो गई थी, आप अपना फैसला दोबारा देख लो एक बारी, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फैसला दे दिया, फिर से बोल सकते हैं सर थोड़ी सी एक बारी फिर से देख लो? बिल्कुल बोल सकता है। बिल्कुल हुआ था याकूब मेनन के केस में, यही मेरे दिमाग में भी यही था। हाँ सुप्रीम कोर्ट, एंड इट इज द फर्स्ट केस जहां पर सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे खुला था, और उसको तो सजा होनी थी। पता है क्यों? नहीं नहीं नहीं, वो तो टेररिस्ट था, वो सब कुछ था। पता है सजा क्यों होनी थी श्रेया, क्यों बोल रहा हूं मैं? ये हरामखोर चेहरों को देखो, ये सबको सब सुबह कौन उठता है 5:30 बजे? वो तो फिर भी 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का केस खोला, तो दिमाग खराब नहीं होगा? तो देखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे रखी हैं, लेकिन श्रेया हम इनको वाइंड अप करती हो क्या कह सकते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा लिखना भी मत कभी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये ना काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक की चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये माहौल ना फनी कर देने वाली चीज़ें हैं 8 की 8 गाइडलाइंस, ठीक है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, इससे ज़्यादा खुशी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।